वेलकम बैक। तो जनाब, जिस तरीके से अब हम न्यूज़ सेशन में आपको खुशामदीद कह रहे हैं, वहीं पर कुछ बात कर लेते हैं हम मैच के हवाले से भी। और मैच में जो कल का इंडिया पाकिस्तान का मैच था, अपार्ट फ्रॉम दैट कि इंडिया ये मैच जीत गया, लेकिन जिस तरीके से भारत का एटीट्यूड था और भारत ने मतलब कल भी ये प्रूव किया कि वो कितने ग्रजेस रखते हैं हमारे साथ और उनको कितने प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान से। इससे पहले जब वो लेजेंड्स लीग हो रही थी उसमें उन्होंने जो है वो बॉयकॉट किया और वो चले गए, टिकट भी बुक हो गए थे, सब कुछ हो गया था, लेकिन वो चले गए। अब ये इन्होंने मैच खेला, लेकिन इस मैच में इन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया और ये एटीट्यूड ओवरऑल पूरी दुनिया में ही जो है भारत का उनकी बदनामी का बायस बन रहा है। अशरफ भाई, ब्यूरो चीफ कराची, और मेराज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो वेलकम करते शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, अशरफ भाई से स्टार्ट करते हैं। अशरफ भाई, कल का मैच आपने देखा, कल के मैच के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ साथ जो अब सबसे ज़्यादा एक स्प्रेड हो रही है न्यूज़ और जिसके ऊपर सभी रिएक्शन दे रहे हैं, भारत का एटीट्यूड, मतलब ना समझ में आने वाला एटीट्यूड। भाई आप खेल को खेल रखें ना, आप खेल में भी सियासत ले आए। जी सबा देखें, हम देखें सबसे बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है कल। जैसे कि प्लेयर्स खेल रहे थे, मतलब कोई जंग नहीं हो रही थी, प्लेयर्स खेल रहे थे। और प्लेयर्स जब खेलते हैं, देखें कोई भी इवेंट होता है, एग्जांपल देता हूँ मैं कि रेसलिंग की भी होती है, बॉक्सिंग भी होती है, एक दूसरे से वो हाथ मिलाते हैं। हाँ। अब यहाँ पे ये हुआ कि मैच स्टार्ट होता है तो दोनों टीमें आती हैं, वो हाथ मिलाते हैं। फिर जब मैच अख्ताम होता है, ठीक है, जीते हारे हो तो आप एक कहते हैं गुड लक। अब वो एटीट्यूड जो दिखाया गया है पूरी दुनिया ने देखा है। और एज अ प्लेयर किसी भी प्लेयर को ऐसे नहीं करना चाहिए, इवन कि वो किसी भी मुल्क का हो। तो हमारे यहाँ जो सिचुएशन है, ख़ास तौर से जो मैच में कल देखा गया, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था। और साथ में वो बैकआउट की मुहिम चला रहे थे, लेकिन फिर भी देखें ग्राउंड में लोग थे। सही है, मतलब पाकिस्तानी भी थे, इंडियन भी थे। लेकिन जो मैच का था सिनेरियो अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से दोनों टीमों ने पुअर परफॉर्मेंस की है। हाँ। ठीक है, अगर वो देखें तो वो भी डरे हुए थे, ठीक है। और हमारे वाले जिस तरीके से खेलें, क्योंकि जो जितना मुझे क्रिकेट आता है, जो मैंने खेला है, तो बैटिंग पिच थी है। और बैटिंग पिच में जो हम लोगों ने शॉट मारे हैं, हाँ, तो उसका अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरीके से हम लोगों ने विकेट दी है। और हमने रीड नहीं किया। सबसे पहला क्या है कि हम कोई भी मैच अगर खेलते हैं, ख़ास तौर से क्रिकेट में, हम बॉल को देखते हैं पिच पे पड़ के कहाँ जा रही है। तो पहले आप 1 ओवर 2 ओवर खेल के पिच को रीड करते हैं। और मैच स्टार्ट होने से पहले भी जो पिच की है वो पूरी डिटेल दी जाती है, एक्सपर्ट होते हैं। हाँ। उसको भी रीड करना होता है कि उसमें नमी है या नहीं है, या स्विंग होगा बॉल या स्लो होगा। उसके बाद जब मैच खेलने जाते हैं, जब मैं खेलने गया हुआ हूँ तो मैं बॉल खेलूँगा। मैं आते ही पहली बॉल पे मैं बिल्कुल ही ग्राउंड से बाहर नहीं फेंकूंगा, पहले देखूंगा बॉल पड़ के कहाँ जा रही है। हाँ। तो मुझे आइडिया होगा 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, ये वाली इधर पड़ी, ये मिडिल स्टंप पे पड़ी, ये इधर पड़ी, तो मुझे कहाँ खेलना है। सही। आप आंख बंद करके खेलो, इसको मैं कहूँगा। मेन ये कि डिफरेंस जो मेरा तजिया मैं अपना देखूँ कि मैंने वो देखा है, 2 चीज़ें हैं कि वहाँ इंडिया में जो प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, सही है, उनकी ट्रेनिंग से लेके वो सारा, यानी कि उनको वो रीड कराते हैं पूरा। उनका जो है प्रोजेक्शन एक रूम है जो मैंने देखा था यूट्यूब पे जी, तो उनको बताते हैं हर प्लेयर की ना कि उसकी क्या खुसूसियात हैं, क्या खामियां हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ ना रीड करने के ये कि हमारे यहाँ दिमाग में है कि मुझे सब आता है, ये सबसे बड़ा मसला है। तो हमारे प्लेयर भी जाते हैं, तो चाहे बॉलर्स हों या बैट्समैन हों, इनका इशू है। मेरा ये है कि जैसे हमारे लीजेंड जो प्लेयर्स हैं, वसीम अकरम हो गए, शुएब अख्तर हो गए, ठीक है, जावेद मियादाद हो गई, हमारे पास हर फील्ड में जो ना वो हमारे प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर, जो बैटिंग में हमें किस तरीके से जो एक मिडिल ऑर्डर को किस तरीके से खेलना चाहिए। शाहिद आफरीदी आके हर लेवल पे आके खेला है, आपने ओपनर भी खेला है, 4थे नंबर पे भी आए हैं, 6ठे नंबर पे भी आए हैं, 7वें नंबर। तो प्लेयर्स को सिखाने के लिए हमारे पास लोग मौजूद हैं। अच्छा, इशू बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि लोगों को सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की या बातें करने की ज़रूरत होती है। जब कोई उस तरह से काम नहीं कर रहा होता ना, तो वो नज़र आ जाता है। ग्राउंड पे जो भी परफॉर्मेंसेज होती हैं वो डेफिनेटली नज़र आती हैं। मेराज भाई हमारे साथ हैं, मेराज भाई से इस बारे में बात करते हैं। मेराज भाई, इंडिया का जो एटीट्यूड रहा ओवरऑल मैच में, हाथ ना मिलाना, दूर दूर रहना, फिर एटीट्यूड के साथ जो है वो एक दूसरे को देखना, फिर वो इस तरीके से वो घूर रहे थे एंड ऑल दैट, आपको क्या लगता है कि ये स्पोर्ट्स को क्यों सियासत के साथ जोड़ देते हैं? इससे पहले इनके लोग बैक ऑफ कर गए थे चैम्पियंस लीग से, ठीक है, जो शाहिद आफरीदी वाली जो इंग्लैंड में जो लेजेंड्स लीग हो रही थी वहाँ से बैक ऑफ कर गए थे, टिकट बुक हो गए थे, उसके बावजूद बैक ऑफ हो गया।
अब यहाँ पर आप खेल रहे हैं एक टीम के साथ मगर आप हाथ नहीं मिला रहे हैं, तो आप इस जेस्चर को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड से ही इसका रिएक्शन सामने आना शुरू हो गया है और इसी एहतजाज के तौर पे, इसी रद्द-ए-अमल के तौर पे ये हुआ कि जो हमारे कप्तान थे उन्होंने फिर पोस्ट मैच जो सेरेमनी थी ना उसमें शिरकत नहीं की, उसमें आके बात नहीं की कि फिर क्योंकि जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव था, जो होस्ट था वो इंडियन था, तो उन्होंने कहा फिर मुझे भी इनसे बात नहीं करनी, तो ये फिर सूरत हाल हुई। मगर इंडिया क्यों नहीं बाज आ जाता इन हरकतों से, इन हथकंडों से? मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों में क्यों इन्वॉल्व करते हैं सियासत को? देखें, इसको अगर हम ये कहें, आमतौर पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ओछे हथकंडे। हाँ, ठीक है ना, तो मैं तो ये समझूंगा ये बड़ी ओछी सी हरकत थी, क्योंकि देखिए ग्राउंड में है आप, सारी सी बातें, और वहाँ पर सारी दुनिया के लोग भी मौजूद हैं। हाँ। अच्छा, फिर आपको पूरी दुनिया देख भी रही है जी। और ख़ास तौर पे आप देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, हाँ। तो उसकी एक अलग ही वाइब होती है और मतलब लोगों में भी होता है कि यार इनका मैच ज़रूर देखना है, इनका मैच ज़रूर देखना है। हाँ। ठीक है ना, तो जब ऐसी सूरत-हाल होती है, ठीक है भाई, आप अगर कहीं हमसे हारे हैं, ठीक है, हमारी वजह से आपको नुकसान पहुंचा, आपके राफेल गिर गए, हाँ। पूरी दुनिया में आप बदनाम हो गए, हाँ। तो ठीक है, वो अपनी जगह पर, लेकिन हार जीत तो होती रहती है। और इसी तरह खेल का मैदान होता है ना, खेल के मैदान में हार जीत होती रहती है। हम ये नहीं कहते जी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही या उनकी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन बात यह है कि जहाँ ग्राउंड में आ गए और खिलाड़ी हैं, तो फिर आप सब दुनिया के लिए एक ही हैं। आप मतलब दुनिया के लिए तो आप खिलाड़ी हैं ना, आप ना इंडियन है ना पाकिस्तानी है, ठीक है, आप बिलोंग करते हैं। लेकिन ये जो ख़ासतौर पर एटीट्यूड उन्होंने अपनाया, ये वाकई जो है इंसानियत के भी मुनाफी है, अखलाकियात के भी मुनाफी है। क्योंकि देखें ऐसी जगह पर तो दुश्मन से भी हाथ मिला ही लेता है आदमी, लेकिन ऐसा लगता है कि इनको पहले से डिक्टेट किया हुआ था कि भाई आपने, वो तो ऑब्वियसली किया। वो तो असल में एक्चुअल इनका प्रॉब्लम ये ना कि इंडियन अवाम इनको छोड़ती नहीं है, वो तो हारे हुए हैं, शिकस्त खाए हुए लोग हैं, तो अब तो उनको एक एक चीज ऐसी, मतलब जहां पाकिस्तान का नाम आ जाए तो इंडिया के लिए ऐसा हो जाता है कि बस कोई कुछ खौफ में मुब्तला हो गए ना वो। तो उनकी तो देखिए जो प्लेयर्स थे उनको तो वो उन्होंने इस तरह से किया, उनकी जो पॉलिसी है जो मोदी की, वो है ही इस तरह से हार्ड लाइनर। लेकिन पूरी दुनिया में जब ये कोई इस तरह से करते ना तो इनको मुंह की खानी पड़ती है। तो कल के मैच में भी इनको एक तरीके से ना मुंह की ही खानी पड़ी है इंडिया को। ऐसा ही है, जाहिर सी बात है। अब देखें, ये भी अहकाम तो मोदी साहब के ही होंगे कि भाई आपने ग्राउंड में क्या करना है, अगर आप जीत भी जाते हैं तो आपने क्या करना है, और आप हार भी जाते हैं तो आपने क्या करना है। तो वो मतलब उनको डिक्टेट करके भेजा गया था। और ये मैं तो ये कहता हूँ जी, अखलाकियात के बिल्कुल खिलाफ बात है। देखिए, हाथ मिलाना और मुसाफा करना जो है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। लेकिन अब ये हरकत करके आपने मजीद जो आपकी पूरी दुनिया में आपके खिलाफ बातें बन रही थी, ठीक है ना, आपको बताया जा रहा था कि आप कौन हैं और आपकी पोजीशन क्या है। सही। भले आप जितना भी चिल्लाएं, शोर मचाएं, कुछ भी करें, तो अब ये एक और इजाफा हुआ है। हाँ। ठीक है ना, ये इजाफा भी उनकी जाहिर सी बात है, उनकी ये गलती कह लें इनको, या उनका जो है एटीट्यूड कह लें, जो भी कह लें, उनके लिए मनफी साबित होगा पूरी दुनिया में। जाहिर सी बात है, वो एक चीज़ जो है उनका बहुत बुरा मैसेज गया है कि भाई ये कैसे लोग हैं। ठीक है जी, जंग का मैदान अपनी जगह, खेल का मैदान अपनी जगह, ठीक है ना, और इखलाकियात अपनी जगह। इन तीनों चीज़ों को अलग-अलग रखना चाहिए था, जिसमें वो नाकाम रहे और सिर्फ वाज़े तौर पे ये साबित हो गया कि उनके दिलों में कितनी कदूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके दिलों में कितनी कदूरत है। और इंडिया को मेरे ख्याल में अपने इस एटीट्यूड को ठीक करना चाहिए, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्समैनशिप, तो वहाँ फिर ये नहीं होता, वहाँ कम से कम जो रूल्स हैं आप उनको फॉलो कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और पूरी दुनिया से उनके ऊपर जो है वो तनकीद का सिलसिला जारी है। और जिस तरह से हमारी टीम की जानिब से, यानी जो हमारे कप्तान थे, उन्होंने फिर उस पोस्ट सेरेमनी में जो है वो नहीं शिरकत की और वो वहाँ पर नहीं गए, नहीं बात की, तो ये इंडिया का रवैया है और ऐसा रवैया रहता है। और इससे पहले भी, इस मैच से पहले भी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इस मैच से पहले भी ये कई सारी ऐसी बातें कर रहे थे कि जी पाकिस्तान अगर आएगा तो गंभीर जो है उनकी पॉलिसी इस तरह की है कि गंभीर तो बर्दाश्त ही नहीं करते, गंभीर तो लाजमी ये करेंगे, गंभीर तो ये एक तरह की हार्डलाइनर जो इनकी पॉलिसी है ना, जो पहले से ये पाकिस्तान के खिलाफ महाज खड़ा करते हैं, आज कल के मैच में ना ये एक्सपोज भी हो गए। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपके साथ में शेयर करेंगे एक और ख़बर। और ख़बर ये है कि जी अब पुलिस वालों पर भी हमले होने लगे हैं। तो इस खबर पे बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो एक और खबर जिसका जिक्र करते हैं ये है जी, साहिल के इलाके में मुल्जिमान की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग और मुल्जिमान वाइट करोला गाड़ी में सवार थे। अच्छा, इसका जो कंक्लूजन है, अभी जो इसकी ताज़ा खबर ये है कि उन्होंने, ये जो हेड कांस्टेबल हैं, इनको न्यू सब्जी मंडी मार्केट जो है उसके करीब उन्होंने इनको छोड़ दिया, लेकिन इनको उठा लिया गया था। तो इसकी ओवरऑल इनसाइड स्टोरी जानते हैं। अशरफ भाई से स्टार्ट करते हैं। अशरफ भाई, ज़रा ये क्या हो रहा है? आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारे सवाल हैं। मतलब अब हेड कांस्टेबल अगवा होगी, जाए तो जाए कहाँ? जाए तो जाए कहाँ? अब हम परेशान है कि भत्ते से परेशान, स्ट्रीट क्राइम से परेशान, किसके पास जाएगी? पुलिस के पास। अब पुलिस की मोबाइल पे फायर होता है, 9 फायर होते हैं, और करोला गैंग जिसे कह रहे हैं, वाइट करोला गैंग आता है, फायरिंग करता है। पुलिस वाले बैठे हुए थे माशाल्लाह से, वो तो आपको, मुझे, आप बाइक पे जा रहे होंगे, आपको रोकने के लिए ओह इतनी फुर्ती होगी कि वही दहशतगर्द जा रहा है, वही सब कुछ है, वही स्ट्रीट क्रिमिनल है। लेकिन वहाँ मोबाइल में बैठे हुए थे, वो आए, गाड़ी से उतरे, 9 फायर मारे, और उसके बाद एक कांस्टेबल साहब को धरा, लेके चले गए। और आप सोचें कि बावर्दी मोबाइल में जो बैठा हुआ पुलिस एहलकार था, उसको वाइट करोला लेकर गई, CCTV ढूंढ रहे हैं, वो ले रहे हैं, और वो वहाँ से बाआसानी कहाँ गया है? M9 मोटरवे यानी न्यू सब्जी मंडी, वहाँ जाके छोड़ा है। अब सवाल ये बनता है कि एक मोबाइल खड़ी हुई थी, और उसकी जो सिचुएशन है कि वो देखें कि मोबाइल वाले इतने होश में थे, बिल्कुल अलर्ट खड़े हुए थे मोबाइल में, कि उनको पता ही नहीं चला कि वो एक करोला आई, उससे लोग उतरे, उन्होंने पिस्टल निकाली, 1 2 3 4 9 फायर मारे, इसका मतलब ज़्यादा लोग थे। और उसके बाद एक जो छुप रहा था उसको पकड़ा है, गाड़ी में डाला है और लेके चले गए। अब सवाल ये बनता है कि अभी कराची पुलिस चीफ ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बहुत सारी दावे भी किए, स्ट्रीट क्राइम कम हो गया है। अब कहा कि 1 अक्टूबर से हम ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम करना जो है बहुत बड़ा, मतलब मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो सकेगी। पहले तो मेरे सवाल है, 12,000 कैमरे लगा लें आप, 800 500 600 कैमरे लगा कर आप बोल रहे हो कि पूरी मॉनिटरिंग होगी और उसका चालान होगा, गाड़ी को हम पकड़ लेंगे, उसमें कौन बैठा हुआ है, सब कुछ कर लेंगे ना। 800 कैमरे से लगने कितने थे? 12,000 कैमरे। अभी अब सवाल ये होता है कराची पुलिस के जितने भी चीफ हैं, जितने भी हेड हैं, तमाम SSP से, कि अब ये आप सवाल का जवाब दें कि एक मोबाइल खड़ी हुई है, उसके ऊपर साहिल पे वहाँ पे हमला होता है, हमला ही कहेंगे ना आप, दहशत गर्दों ने हमला किया, और उन्होंने आके मोबाइल खड़ी हुई मोबाइल में जिसमें पुलिस एहलकार मौजूद थे उस पर फायर किया है। 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 9 फायर किए। और उसके बाद एक पुलिस एहलकार बेचारा मजबूर, खाली हाथ उसको लेके चले जाते हैं। और यहाँ से आप सोचें साहिल से लेके कहाँ गए? M9 मोटरवे, न्यू सब्जी मंडी। इट विल टेक के उनको 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त। अभी हम निकलते हैं यहाँ से सबा, अभी हम गाड़ी में मेरे साथ बैठे हुए, हम सुपर हाईवे जाते हैं, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा, गारंटी देता हूँ मैं, करूँगी इंडस्ट्रियल एरिया से। और वो गए बड़े मजे से, उनको किसी ने नहीं रोका, किसी ने कुछ नहीं देखा। यकीनी तौर पे वो टेंटेड गाड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे तमाम फार्मूले हैं। मेराज साहब बैठे हैं कि टेंटेड गाड़ी नहीं चलेगी, सरकारी एहलकार होगा वो भी टेंटेड गाड़ी नहीं हो। वो यकीनी तौर पे मैं आपको विदाउट CCTV बता रहा हूँ कि वो आए होंगे मुल्जिमान, वो टेंटेड गाड़ी होगी, उसमें डाला है बावर्दी बंदे को, पिस्टल इनके साथ। और यहाँ से जहाँ पे वारदात हुई साहिल पे, वहाँ से लेके कहाँ लेके गए? न्यू सब्जी मंडी। और न्यू सब्जी मंडी तक किसी ने भी नहीं रोका, ना कोई वायलेंस हुआ, ना। आप सिस्टम देखें आप, कोई वारदात होती है, आवाम का क्या होता होगा? कोई वारदात होती है तो पुलिस जो है पहला एंट्री देती है, गवर्नर हाउस में CPLC वो लगा हुआ है, उसके बाद पुलिस का है। अब पुलिस एहलकार अगवा हुआ है, सही, यकीनी तौर पर उन्होंने अपडेट कर दिया होगा। उसके बाद सवाल ये बनता है कि मेराज साहब से फिर सवाल करूंगा। मेराज साहब, मेराज भाई, मेरा भी सवाल है आपसे। वायरलेस सेट पे जब इंफॉर्मेशन गई तो इट्स मीन हाई अलर्ट हो गया कि एक पुलिस एहलकार अगवा हो गया है, वाइट करोला है और ये लेके जा रहे हैं। तो बाकी सारे यहाँ से, मतलब साहिल से लेके अलासिफ तक सब सो रहे थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए पुलिस का, हमारे यहाँ कराची पुलिस का मामला, एक तो अगर आपने सेफ सिटी वाला सवाल उठाया, वो भी चाहे आपका कि 12,000 कैमरे लगने थे, चले वो तो उसमें उनका हम भी सुन ही रहे हैं सालों से, इसके ऊपर हमने कई शोज किए सेफ सिटी के हवाले से, और बड़ी उम्मीदें भी जागी हैं कि भाई ये सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन हो नहीं सका। इस वाक़े के हवाले से मैं आपसे बात करूं, देखिए ये वाक़या जहां हुआ है साहिल थाने की हदूद में, मिस्री शाह बाबा के मज़ार के करीब हुआ है। सही। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, इतने सारे बुलंद बांग दावे जो है पुलिस चीफ जावेद आला मोडो साहब करते हैं, 30% परसेंटेज बता के मैं बोलते हुए ये हो गया, क्राइम की रिपोर्ट आती है जी, आदाद-ओ-शुमार आते हैं, को हम कहाँ लेके जाएं? मसला ये है कि सड़क पे मैं लूट रहा हूँ ना, तो मैं लूट रहा हूँ बस, ठीक है ना। अब मैं किसी परसेंटेज को ना तो मानूंगा ना समझूंगा।
दावे करना और उलझाना, हाँ। ये उनका बहरहाल वतीरा है फिलहाल। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, साहिल थाने की हदूद जो है, आपका भी डिफेंस के फेज 8 में जाना हुआ होगा, हाँ। जहाँ पर साहिल और दरख्शां ये 2 थाने लगते हैं, थोड़ा सा गजरी भी टच करता है उसको ना, 3 थाने टच करते हैं। वो एरिया ऐसा है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप बहुत आसानी के साथ जो भी क्राइम करना चाहें खुले वक्त के साथ आप कर सकते हैं। आपको ना कोई देखने वाला होगा, ना कोई पूछने वाला होगा, कोई नहीं होता जी। आप जाएं 2 दरिया चले जाएं जी, जहाँ तक रेस्टोरेंट्स हैं, हाँ। वहां तक तो आपको थोड़ी चहल पहल मिलेगी। रेस्टोरेंट के जस्ट अपोजिट आप देखें, हाँ। वहां पे आपको थोड़ी सी पार्किंग्स मिलेंगी। वहां क्या हो रहा है पुलिस को पता सब है, वहां कोई पूछने वाला नहीं। आप 4 घंटे वहां बैठ के दहशतगर्दी की प्लानिंग कर लें या बारूद का जखीरा कर लें, और यकीन करें उन 4 घंटों में अगर एक पुलिस वाला, हाँ। एक एहलकार आपको देखने या पूछने आ जाए, हाँ। तो मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ, कोई वहाँ नहीं आता। मनशियात के आदी लोग वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, नशे के आदी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, और जो ये सारी मंशियात के हवाले से साउथ जोन का मामला चलता है ना। देयर इज वन क्वेश्चन, जिस तरह से आपसे अशरफ भाई ने पूछा कि जब वायरलेस सेट पे इतला दे दी तो वो एक्टिव हो गया, ठीक है, उनको एक्टिव हो जाना चाहिए था और उनको ट्रेस करके पीछा करना चाहिए था, फौरन से उनको पकड़ लेना चाहिए था, या बल्कि ये वाकया होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो पुलिस, आप सोचे ना कि आप हेड कांस्टेबल को लेके जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जिस जगह का आपने जिक्र किया, यहाँ पर जब आम लोग जाते हैं, आम फैमिलीज जाती हैं जो कि खाना खाने जा रही हैं, या कि जो नॉर्मल एंजॉय करने जा रहे हैं, या जिन्हें पार्किंग नहीं मिल रही है, या जो परेशान है थोड़े, उनको तो वो फ़ौरन आके पूछते हैं और पकड़ते हैं और कि जी आप कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं एंड ऑल दैट। बाकी इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, ये जिधर भी हो रही होती है, वहाँ उनको नहीं समझ आ रही होती। देखिए, समझ उनको सारी आ रही होती है। और दूसरी बात जो आपने की वायरलेस वाली, और अशरफ भाई ने भी की, तो भाई हमें तो अफसोस है, हम कोई अमेरिका में तो रहते नहीं और लंदन में भी नहीं रहते। यहाँ की पुलिस का हाल मैं आपको बताऊँ, खैर ज़्यादा हो जाएगा कुछ, लेकिन यहाँ की पुलिस का हाल ये है कि अगर वायरलेस पे एंट्री चली भी होगी ना, तो बहुत सारे पुलिस वाले मुंह छुपा के एक तरफ हो गए होंगे, भाई कोई दहशतगर्द ग्रुप ना आ गया हो, खामखा हमारी जो है गले आ जाएगा, तो वो आए बाएं शायद उस रास्ते से निकल गए होंगे वो, कि जिस रूट का उनको पता होगा ना कि गाड़ी आ रही है वहाँ से निकली है, वो उस रास्ते से शॉर्ट हो गए होंगे। कोई कह रहा होगा यार मैं तो चाय पी रहा था, एक कह रहा होगा हम खाना खाने के लिए रुके थे, एक बोला नहीं साहब ने काम बोला था, हम साहब के काम से गए हुए थे। यहाँ इस तरह के मामला आते हैं। हाँ, वायरलेस अपनी जगह पर मौजूद है और एंट्री चली वो बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उस एंट्री को सुनने वाला और सुनने वाला को मुस्तैद होना वो बहुत ज़रूरी है। और ये कराची पुलिस पर समझ लें कि एक उनके क्या कहेंगे, उनके मुंह पर तमाचा है ये कि उनके एक पुलिस वाले को गोलियां चलाने के बाद 9 गोलियां मारी उन्होंने पुलिस मोबाइल पर, इमेजिन, ठीक है, 3 पुलिस वाले उसमें मौजूद थे, एक ड्राइवर 2 एहलकार मौजूद थे, गोलियां मारी हैं, 11 खोल वहां से मिले हैं। उसके बाद जनाब अली, एक इसहाक नाम का जो हेड कांस्टेबल था, उसको उन्होंने जो है वो पकड़ा है, गाड़ी में डाला है और उसके साथ उसको ले गए अपने साथ। माय क्वेश्चन इज कि अवाम जो रिलेट करें अपने आप को कि जी ठीक है पुलिस है हमारी और वो हमारी मदद करेगी, तो इस वाक़े के बाद तो मजीद और अवाम का जो ट्रस्ट है ना वो शेक हो जाएगा। अवाम क्या सोचेगी, मतलब आप बताएं कि उनका अपना बंदा जो है वो अगवा करके लेगा। सब अवाम का तो मोरल बहुत हाई हो जाएगा ना, इतना ज़बरदस्त काम सारे वायरलेस सेट बंद करके रख दें। मैं आपको बताऊं, मैं रोज़ ऑफिस से जाता हूं और मैं शहर फैसल यूज़ करता हूं। जब इनके साहब लोग जा रहे होते हैं ना, एसपी एसएसपी साहब, उनके पीछे मोबाइल जा रही होती है, उस वक्त इतने अलर्ट होते हैं, सब गाड़ियों को इधर उधर, बाइक वाले को उधर जाओ, तुम इधर जाओ, सारा ट्रैफिक भी पीछे मैनेज और सबको इधर, मतलब सबको हिलाते हुए। उस वक्त सारी होशियारी आ रही होती है, सारी वर्दी याद आ रही होती है, सारी सिक्योरिटी याद आ रही होती है। इस वक्त मेरा ये सवाल है कि आम आवाम या पब्लिक कहाँ जाएगी? शॉर्ट टर्म किडनैपिंग होती रही है कराची में, बड़ी किडनैपिंग होती रही है, जो नॉर्दर्न बाईपास पे छोड़ा गया, लोगों को हाईवे पे छोड़ा गया। तो मेरा ये सवाल है, जो मेराज साहब अभी तक जो है वो इधर उधर लेके जा रहे हैं, फिर मेरा वही सवाल है, मेरी भी गाड़ी जो है ना बहुत पुरानी है, जब मैं मतलब समझ लें ये 12 साल पुरानी बात है। मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी उठती है, मैं ऑफिस में था, मैं बाइक पे गया हुआ था, घर वाले गए थे सामान लेने, वाटर पंप से मेरी गाड़ी उठती है, मैंने हाई लेवल तक जो है ना छेड़ा। अब हमारे क्राइम रिपोर्टर भी थे, गवर्नर हाउस में CPLC था, गवर्नर हाउस में बोल दिया, मतलब मैंने इतना 3 घंटे में कर दिया कि मैंने कहा भाई ये गाड़ी तो मेरी मतलब हलाल की है और मुझे चाहिए। और मुझे शक हो रहा था कि ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे मैंने खुद इन्वेस्टिगेशन कर ली थी और मुझे जो लोगों ने बताया, तो मुझे शक हो रहा था कि ये कुछ लोग हैं। तो शक मेरा हुआ,
गाड़ी मिलती है 3 घंटे बाद। राइट। अगर हम वाटर पंप से टुवर्ड्स गई करीमाबाद जहाँ अंडरपास बन रहा है माशाल्लाह से, वहाँ पे पीछे फैक्ट्रियाँ हैं टॉफी ऑफी बनाने की, वहाँ अंधेरी गली में गाड़ी छोड़ी हुई थी। तो जब हम गए तो स्टेयरिंग भी नहीं, टायर थे शुक्र है, स्टेयरिंग नहीं, सीएनजी उस वक्त ज़माने में होती थी वो निकाल लिया, इवन कि उन्होंने मैट, स्टेयरिंग, सीट कवर, जो मतलब डैक वैक सिस्टम ये सब निकाल दिया, लेके चले गए। जब मैं एक और दोस्त के साथ गया क्योंकि वो उसके पास खैबर थी, उसका स्टेयरिंग मंगाया, बैटरी भी ले गए थे, तो उसको हमने धक्का दे के बाहर लेके गए। तो जब मैं धक्का दे रहा था, मेरा दोस्त भी धक्का दे रहा, हमने कहा ये तो पुलिस वाले तो है ही नहीं, वहाँ हमें गाड़ी दे के वो चले गए, अब लेके जाओ पुलिस वाले। अच्छा उसके बाद जब मैं निकला तो ये मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ, जो मैंने उस वक्त के शाहिद हयात जो थे, ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, CCPO थे शाहिद हयात साहब, उनके पास जाके शिकायत की थी। मैं अफसोस होता है कि वो गाड़ी में जब चीज़ें निकाली थी ना मैंने इन्वेस्टिगेट करके, तो अफसोस हुआ कि मोबाइल मुलव्वस थी, वो गाड़ी लेके गए थे, CCTV थी, अभी मेरे पुराने ऑफिस में उसकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वो मोबाइल मुलव्वस थी, और उसके बंदे लेके गए, मैकेनिक लेकर आया, उसने गाड़ी से सामान निकाला और ले जाके वो छोड़ा। तो जब हमने पकड़ा तो सबको मैंने मतलब जो थाने के थे जो वो सब मुअत्तल हुए, फिर वो चीज़ें उन्होंने, मैंने कहा भाई मेरी जो चीज़ थी ना मुझे चाहिए, पैसे वैसे नहीं चाहिए। अगर आप मैकेनिक भी मिला हुआ था, मिला। अब देखे मैं पहुंचा ना, मैंने क्या कोशिश की कि मैं वहाँ पहुंचा, CCTV फेडरल बे एरिया एसोसिएशन लगते हैं, मैं आपको पता है बिजनेस कम्युनिटी को जानता हूँ, उनको बोला, उनका प्रेसिडेंट आया, मैंने कहा फुटेज चाहिए, फुटेज निकाली, 4 कैमरे थे शाबाश, 4 कैमरे से ऐसी फुटेज कि जो बावर्दी जो थे ना, बावजू जो होते हैं ये, इनके एक बैज चमक रहा था, और माशाल्लाह बैज के साथ यहाँ बैज ये सब कैमरे पे था। और उसके बाद इतना अफसोस हुआ ना, मैं आपको बोलूँ कि मेरा जो मोरल था ना इनके लिए, ऐसा मोरल है मेरा कि तायात रहेगा। काली भेड़ें बोलते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, खुद काले भेड़ें, और आप सोचें कि अब काली भेड़ें सब सामने आ गए कि यहाँ पे आपका एक वर्दी के अंदर जो हेड कांस्टेबल है उसको उठा के लेके जाते हैं, और आप साहिल थाना वहाँ से नियर अबाउट 18 किलोमीटर होगा, साहिल थाने की तकरीबन 18 से 19 किलोमीटर जाते हैं। हर किलोमीटर पे भी अगर आप जाएं तो वायरलेस करते हैं ना, व्हाइट करोला गैंग जा रहा है, हमारे बेचारा एक हेड कांस्टेबल को अगवा कर लिया गया, तो आपकी मतलब कहीं और होता ना तो 25 मोबाइलें लग जाती है, लेकिन वो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। VVIP मूवमेंट, एक SP साहब मूव होने तो 2 मोबाइलें लगी हुई हैं। और बिल्कुल बात वो ये ना कि निज़ाम, अगर पुलिस हमारी एक्यूरेट हो जाए ना तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम कराची शहर का जो है वो ख़त्म हो जाए। चलिए जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करेंगे बिजली है न, गैस है न पानी है, और कराची में है परेशानी, आवाम परेशान है, बुरा हाल है, लोड शेडिंग हो रही है, लोग कहते हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ, इस बारे में करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची का मसला बिजली, पानी, गैस, कचरा, ये सारे मसाइल हैं, लेकिन अभी जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं ना उनमें गैस नहीं आ रही लोगों के घरों में, फिर क्या इश्यूज़ हैं कि बिजली नहीं आ रही। अच्छा, अब ये जो इश्यूज़ हैं इसके ऊपर बहुत सारी बात हम कर चुके हैं, लेकिन आज अशरफ भाई से हम ये बात करेंगे कि अशरफ भाई जो लोग बिल भरते हैं और रेगुलर बिल भरते हैं उनका कहना ये है कि वो कहाँ जाएं, क्योंकि जब भी कि इलेक्ट्रिक से एहतजाज किया जाता है, मतलब यहाँ तक हद हो गई कि अभी थोड़े दिनों पहले ये खबर आई थी कि गुलिस्तान जौहर से जो गुलिस्तान जौहर के मकीन थे वो ढोल लेके पहुँचे थे कि इलेक्ट्रिक के बाहर एहतजाज करने के लिए कि हमारी सुन लो, अगर हमारी बिजली नहीं है। मतलब आप देखिए नॉर्थ कराची में तकरीबन 10-10 घंटे 8-8 घंटे एलानिया लोड शेडिंग है, और 2 घंटे तो गैर एलानिया, ऐसे जैसे कि वो तो ऐसे ही हो गई, कोई फॉल्ट हो गया, ये इशू हो गया। मतलब अशरफ भाई अब ये मसला किस तरह सॉल्व होगा, क्योंकि अब जहाँ पर लाइन लॉसेज हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम है, तो उन लोगों की जानिब से ये कहा जाता है कि ठीक है अगर 20% लोग बिल भर रहे हैं इस एरिया के, तो 80% लोग बिल नहीं भर रहे हैं, तो बाकी 20% कहाँ जाएं? देखिए सबा, हमारे ये चीज़ समझनी है, हमारे पास 2 इदारे हैं, एक है ओगरा, एक है नेपरा। ओगरा देखती है गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, और नेपरा जो है इलेक्ट्रिक के इशू को देखती है। अब इन्होंने इजाज़त दी हुई है, जैसे आपने गैस के बिल का बोला, जैसे मैं बताऊँ नॉर्थ कराची, दीगर इलाके, नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, इधर गैस पाइपलाइन के लिए घड़े किए गए, वो आज तक बनी नहीं हो गैस पाइपलाइन। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड ऑन कर लूँ कि कई एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर 98% बिलिंग है, सिर्फ 2% या 1% अगर बिलिंग नहीं है, उसके बावजूद भी 10-10 घंटे की लोड शेडिंग है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये है कि 2 वो बता रहा था, अब जैसे कि अब माशाल्लाह से पाकिस्तान में ऐसे रूल्स और रेगुलेशन इदारे बनाते हैं
कि अब जैसे अब नॉर्थ कराची सेक्टर 8 की बात करूं या दीगर मेरे दोस्त भी हैं वहाँ पे, जो पोश इलाका भी है नॉर्थ कराची का, जिसमें बड़े बड़े घर भी हैं, वो कह रहे हैं कि गैस जो है मई में काम हुआ था, कब 2025 मेरे घर पे गैस नहीं आती, ठीक है, गैस नहीं आ रही, बिल आ रहा है उसको बिल। हाँ। अब मुझे बताएं, दुनिया में कोई भी एक मुल्क दिखाएं, मतलब आप दुबई चले जाएं, कुवैत चले जाएं, मतलब कहीं भी चले जाएं आप, जब मेरे घर में गैस नहीं आ रही है तो मीटर जीरो है, ठीक है, मीटर यूनिट उठाता है ना, जीरो, उसके बाद अगर आपको बिल आ रहा है तो किसके ऊपर सवाल उठना चाहिए? वो इदारे पे उठना चाहिए या रेगुलेटरी अथॉरिटी पे उठना चाहिए? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फिक्स चार्जेस किए हुए हैं, गैस आए या नहीं आए यू हैव टू पे। जो कंज्यूमर है जिसके यहाँ मीटर लगा हुआ है, वो मीटर लगा हुआ है, वो आप चलाएं नहीं चलाएं, आपको फिक्स चार्जेस, गैस के जो फिक्स चार्जेस हैं घरेलू सार्फिन के पहले 400 थे, अब 600 रुपये महीने कर दिए। आप गैस आए नहीं आए वो छोड़ दें, 600 रुपये देना है, मीटर रेंट देना है, फिर उस पर टैक्सेस लगेंगे, उसके बाद अगर गैस इस्तेमाल कर ली तो वाह 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 माशाल्लाह, फिर तो बिल लग कर आएगा। अभी गैस आ नहीं रही है, मई में काम शुरू हुआ था, मई जून जुलाई, आप सामने बैठी हुई हैं, आप बताएं आपके यहाँ गैस आ रही है? नहीं आ रही, बिल्कुल। और वही जैसे मैंने आपको कहा था ना कि इस तरह से होता है कि आपने दरवाजा खोला, सारी गली आपकी खुदी हुई, आप कहते हैं ये क्या हुआ, अभी ये गैस दिन में क्या हुआ, आप ऑफिस से घर वापस जा रहे हैं तो आपको जगह नहीं मिल रही है, क्या हुआ, खुदाई हो गई इतनी जल्दी? तो ये सिचुएशन होती है, नहीं आती गैस, बिजली भी नहीं आती। रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सा मैंने बताया, ओगरा आ गया, ऑयल एंड गैस का जो है, जो सारा सेक्टर देख रहा है, तो माशाल्लाह से उन्होंने ऐसा फार्मूला बना दिया है, भाई गैस आए नहीं आए आपको यू हैव टू पे, फिक्स चार्जेस कर दिए हैं, और फिक्स चार्जेस के ऊपर माशाल्लाह से टैक्सेस अलग हैं। नहीं अशरफ भाई, मुझे इसकी सॉल्यूशन, अब आता हूँ मैं बिजली के ऊपर। बिजली में जो नेपरा है रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने क्या किया है कि जो आपको दिया है कि आपका जो बिजली की जो पैदावार होती है, तो वो उसकी एक लाइन लॉसेस बनाया हुआ है कि कौन से इलाके जो हैं हाई पे है, कौन से लो पे है। उसमें ये होता है कि 1000 यूनिट, जैसे एक पीएमटी को दिए 1000 यूनिट, जैसे हमारा पीएमटी लगा हुआ है, अब 1000 यूनिट है तो उन्होंने उनके मीटर लगाया हुआ है, वहाँ पे 1000 यूनिट बने, और मेरे मीटर को चेक किया, अब दोनों के 1000 यूनिट होने चाहिए ना। अब होता ये है कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ इलाकों में जो 30% है, मुख्तलिफ इलाके जहाँ पे जैसे आपका इलाका या मेरा इलाका है, उसके आसपास झोपड़पट्टी है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि मेरे पीएमटी से उन्होंने कुंडे लिए, मैं नहीं कर रहा चोरी, ठीक है, ये तो भाई जो चोरी कर रहे हैं उन पे क्रैक डाउन करें, उनको पकड़े, बाकी लोग क्यों सजा भुगते हैं? कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप जाके उनको पकड़े, कि चोरी कर रहा है वो चोर है, उसकी वो आप पकड़ें, कुंडे हटाएं और लोगों को जाने बचाएं, ठीक है। अब कुंडे अगर लगाते हैं, कुंडे अगर गिर जाए आप जा रही हैं तो आपको भी करंट लग सकता है। अब उसका ये है कि जो वहाँ पे जो बिजली चोरी का जो वाक़या ना, अगर कराची वालों को बोले 35 लाख कंज्यूमर है, कितने हैं? 35 लाख कंज्यूमर है। 35 लाख कंज्यूमर में जो आसपास है ना, आप यकीन करें कि वो 15 लाख वो हैं कुंडे माफिया, जो आपका इलाका है उसके आसपास जो झोपड़पट्टी कच्ची आबादी है वो ले रही है। कच्ची आबादी को क्या मीटर लगता है? कच्ची आबादी को गैस का मीटर लगता है, 1 मीटर होता है, गैस से वहाँ से किसी से पाइप लेके पूरे इलाके को गैस दे दी जाती है। एक इलाका होता है जहाँ पे पीएमटी आपका वो, उससे वहाँ से बिजली चोरी होती है, 2 तार खींचे और वो खींच के ले जाते हैं। अब उससे जो सिस्टम है ये, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए जो अदालत ने, सिंध हाई कोर्ट ने भी जब केस गया था कि लोगों ने कहा कि इतनी लोड शेडिंग हो रही है, कराची में जो 30% इलाका है 6 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तकनीकी खराबी अलग है, कुछ इलाकों का हमने कल भी दिया कि जैसे मलीर है, शाह फैसल है, वहाँ पे जहाँ पानी मौजूद था, जो एयरपोर्ट जाने वाला आपने देखा वो जो रोड ख़राब थी तो वहाँ पे तो पानी मौजूद था, वहाँ 36 घंटे से बिजली नहीं थी। एक वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इलाका है। बस बात सारी यही है ना कि जो अवाम है हर हाल में वही परेशान है, यानी कि आप बिल भरें और फिर उसके बावजूद आपके घर पे लोड शेडिंग भी हो, तो आप फिर क्या सोचेंगे कि भाई अगर कोई और बिजली चोरी कर रहा है, कोई और अगर बिल पे नहीं कर रहा, तो उसका खमियाजा आप भुगतते हैं। और उस सूरत हाल में जो पूरे इलाके होते हैं ना, जो इलाका मकीन होते हैं, वो निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। तो एक तो मैं उन लोगों से भी कहूँगी जो बिल नहीं भरते, प्लीज़ आप अपना बिल पे करें, लेकिन कि इलेक्ट्रिक को भी कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए कि जो लोग बिल भरते हैं, जो लोग जो जब आप उनको कंप्लेन करते, कॉल करते, तो वो कहते हैं ना आप तो हमारे स्टार कस्टमर्स हैं। तो ये जो स्टार कस्टमर्स हैं, ये जो बिल पे कर रहे हैं, काइंडली इनके लिए कुछ सोचे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मिराज भाई, अब हमारे शो पर आए, अशरफ भाई हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हेडलाइंस ब्रेक के बाद, तो करेंगे आपके साथ ढेर सारी बातें और आपको बताएंगे कि आप अपनी खूबसूरती को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो भाई आज हम बात करते हैं कि इंसानियत की खिदमत करना एक बहुत बड़ा जज्बा है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो इंसानियत की खिदमत करते हैं या बहुत सारे पेशेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, वो वाकई बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करना और उनकी सहूलत के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी तरतीब देना या उसको इन्वेंट करना वाकई एक बहुत बड़ा काम है। तो जितने भी पैरालिज होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जो कि हिल नहीं सकते, जिनकी मूवमेंट नहीं कर सकते वो लोग, और वो आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं और अपने बहुत सारे काम जो हैं वो ख़ुद नहीं कर पाते, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी जो है वो बनाई गई है। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फैकल्टी मेंबर इस वक्त हमारे साथ हैं और 2 स्टूडेंट्स भी हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आई मस्ट से कि ये वाकई एक बहुत बड़ा काम है कि ऐसे पेशेंट्स की हेल्प करना, उनके लिए जदीद तौर पर इस तरह का जो है वो सिस्टम इन्वेंट करना कि वो अपनी आँखों को अगर झपकाएं यानी आई ब्लिंक करें तो उनके कुछ काम हो जाएं। तो वाकई ये एक बहुत बड़ा काम है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हिबा कैसर जो कि स्टूडेंट हैं, और दुआ जावेद वो भी स्टूडेंट हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर हसन अली जो कि सीनियर लेक्चरर भी हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग सलीम हबीब यूनिवर्सिटी से। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बताइएगा हसन कि ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है ना, तो जब मैं इससे पहले हसन से पूछ रही थी तो मैं बड़ा खुश भी थी और हैरान भी थी कि एक तो ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया कि इस तरह से भी लोगों की मदद की जा सकती है, और दूसरा ये कितना मुश्किल टास्क था। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये जो आइडिया है, हमारे बच्चे जब इंटर्नशिप पे जाते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाते हैं, हाँ। तो वहाँ उन्होंने ऐसे पेशेंट्स को देखा जो कि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, एक रियल लाइफ चैलेंज है, हाँ। कि ऐसे पेशेंट जो बेड रिडन होते हैं, पैरालिसिस में हैं, स्ट्रोक की कंडीशन होती है, हाँ। और वो बात नहीं कर पाते, तो फिर एक मिजरेबल लाइफ है। तो उस मिजरेबल लाइफ को क्वालिटी ऑफ लाइफ में कैसे कन्वर्ट करना है, क्वालिटी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, और यही बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बेसिकली जो है वो है कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए आप कैसे उसकी लाइफ को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और हेल्थ केयर में क्या एडवांसमेंट्स आ सकती हैं। सही। तो वहाँ से बेसिकली ये आइडिया स्टूडेंट्स के जहन में आया, इन्होंने डिस्कस किया, और फिर उसके बाद हमने इस पे सोचा कि क्या सोर्स होगा, कि एक पेशेंट है जिसके हाथ भी ना काम कर रहे हों और वो बोल भी नहीं सकता, तो अब आप कैसे उसकी कम्युनिकेशन को आसान बनाएंगे। तो उसके लिए फिर ये हुआ कि जो आई ब्लिंक मूवमेंट हमारी होती है, इसके थ्रू पूरा एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुआ, और सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ थ्रेशोल्ड लेवल सेट होते हैं कि जब आप शॉर्ट आई ब्लिंक करते हैं तो आपके ऑप्शंस की स्क्रॉलिंग होती है, यानी कि आप अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जा सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप लॉन्ग ब्लिंक करते हैं तो फिर आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के बेसिकली 2 मोड्स हैं। एक तो उसका जो है वो कीपैड मोड है जिसमें आप टाइप भी कर सकते हैं, अगर आप अपने आई ब्लिंक के थ्रू अल्फ़ाबेट्स को सिलेक्ट करें तो आप पूरा सेंटेंस भी, शॉर्ट सेंटेंस टाइप कर सकते हैं। सही। यानी सॉरी टू कट यू ऑफ, आपके सामने अगर कोई बंदा जिसको पैरालिसिस है, जो पैरालाइज है, उसके सामने एक सॉफ्टवेयर रखा, जी बिल्कुल, सॉफ्टवेयर रखने के बाद आपने उसको ये बता दिया, कमांड दे दी कि अब आप अपनी आई ब्लिंक के जरिए इस ऑप्शन पे जाके टाइप भी कर सकते हैं। टाइप इस तरह से कि हाँ। टाइपिंग इस तरह करेंगे, कीपैड उसके सामने होगा, हाँ। और वो आई ब्लिंक के थ्रू जो है वो किस लेटर को उसको सिलेक्ट करना है, हाँ। तो 1 बाय 1 वो लेटर सिलेक्ट करेगा और उससे पूरा एक शॉर्ट सेंटेंस जो बना सकता है, या एक वर्ड भी वो लिख सकता है, लाइक जैसे वो पेन लिख दे कि PAIN, मुझे पेन हो रहा है, हाँ। एक ये ऑप्शन है। एक इससे मेरे जहन में ना स्टीफन हॉकिंग आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसे फौरन से उनका ख्याल आ रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से जो उनके साथ इश्यूज थे हेल्थ के, तो वो भी इसी तरीके से अपनी चीज़ें जो है वो करते थे। और अगर हमारे यहाँ भी ऐसी कोई चीज़ इजाद हुई है, इन्वेंट हुई है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है, तो आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। ये IEEE का एक कंपटीशन हुआ था ग्लोबली अभी, हाँ। 23rd and 24th अगस्त में, हाँ। वाइसिस्ट मलेशिया में, कमंगसान यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहाँ देयर वर ऑलमोस्ट, फिर तो यहाँ पे पाकिस्तान से 1000+ सबमिशंस थी, एंड वी वर सिलेक्टेड अमंग 1000+ सबमिशंस, और उसके बाद फिर वहाँ पे तकरीबन 33-34 टीम्स थी, हाँ। और उनमें से ग्लोबली वी सिक्योर्ड 2nd पोजीशन देयर। तो दिस इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और पाकिस्तान, और ये अचीवमेंट सलीम हबीब यूनिवर्सिटी हमारे डिपार्टमेंट की नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की अचीवमेंट है। बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है, वो पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर। सो दिस इज़ द होल थिंग। चैलेंज उसमें यही था कि सोर्स कैसे आइडेंटिफाई होगा कि किस के थ्रू आप कम्युनिकेशन को आसान बनाएं। तो आई ब्लिंक एक ऐसा सोर्स है जो लन हमें दिया हुआ है कि आप देखें बहुत सारे पैरालाइज पेशेंट्स
सोते हैं तो उनकी आँखें क्लोज होती हैं, बंद कर सकते हैं वो। तो उस सोर्स को लेते हुए हमने जो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होती है वाला एरिया ना, आपके डिफरेंट जो मोटर मूवमेंट्स होते हैं, मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं वो मुतासिर होते हैं, लेकिन जो आई मूवमेंट होती है वो ज़रा कम मुतासिर होती है इन पेशेंट्स के अंदर। तो वहाँ से ये सोर्स लेकर फिर हमने इसको जो है वो आगे पूरा एक सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन हुआ। और जो स्टीफन हॉकिंग की हमने बात की जा रही है, एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, पूरा एक चेयर थी जिसमें तमाम तरह एक स्मार्ट चेयर जिसमें तमाम जो है वो सेंसर्स जो है वो एम्बेडेड थे। तो इसको कॉस्ट इफेक्टिव भी हमने बनाना था। एक ये भी चैलेंज था कि हम हर उस पेशेंट को इसकी रसाई हो सके जो अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना है इसका कॉस्ट कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जी बिल्कुल, ये जो है वो एक नॉर्मल पर्सन भी जो है वो इसको, मतलब एक जो नॉर्मल तबके से ताल्लुक़ रखता है वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। सही, अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, आप इसके प्रोसेस के बारे में बता रहे थे कि ये कैसे काम करता है, किस तरह से जो है वो ये लोगों के साथ में एडजस्ट होता है सॉफ्टवेयर, वो थोड़ा सा उसका तरीका कार बताएं। इसके दो मोड्स हैं। एक तो ये इसका फ्रेज मोड है जिसमें हमारे पास जो है वो स्क्रीन पर ही सामने कुछ जो रूटीन कमांड्स हैं, जैसे पानी पीना है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, और डिफरेंट लैंग्वेज में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे पानी पीना है, पेन हो रहा है, तो जिस तरह की रूटीन कमांड्स होती हैं जो एक पेशेंट की डेली नीड्स होती हैं वो उसमें मौजूद हैं। तो एक तो सिर्फ वो पिक एंड चूज़ वाली बात है कि आपने जस्ट उसको उन सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, उन ऑप्शंस को, और डायरेक्ट वो जो है वो साउंड भी प्रोड्यूस होगा और वो मैसेज भी जो है वो उस केयर गिवर के जो उनके अटेंडेंट होंगे उनके मोबाइल फ़ोन पे, उनके ईमेल पे चला जाएगा। राइट, कि ये चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। सही। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है कि जो कमांड्स, डेली रूटीन की जो कमांड्स होती हैं वो उसमें मौजूद हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है। सेकंड ये कि अगर वो कुछ इससे हटकर अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो फिर उनके पास कीपैड मोड अवेलेबल है जिसमें वो अपने आई ब्लिंक के थ्रू लेटर्स को सिलेक्ट करके और अपनी जो बात है वो कन्वे कर सकते हैं। सो दिस इज़ कि हमने एक चैनलाइज करने की कोशिश की है कि किस तरह इनकी लाइफ को जो वो, क्योंकि आप देखें बहुत पेनफुल कंडीशन होती है कि अगर आप अपनी बात कह ना पाएँ, आप अपनी बात, आप किसी मजबूरी में हो, आप हाथ भी मूव नहीं कर सकते और फिर अपनी बात को आप कन्वे नहीं कर सकते, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल कंडीशन। सही, और ये इतनी पेनफुल कंडीशन होती है कि जाहिर सी बात है आप जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना वो अपने घर वालों से भी बहुत बात करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते, तो उनके लिए सॉफ्टवेयर जो है वो बेस्ट है। अच्छा जी, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे लेकिन शो में यह वक्त है एक ब्रेक का, तो आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई बात ये हो रही है कि हम लोग जिस तरीके से लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो बीमार लोग हमारे घर में होते हैं, जो पैरालाइज लोग हमारे घर में होते हैं, जिनको फालिज भी होता है, जिनका हाथ पैर काम नहीं करते, ब्रेन में क्लॉट होता है, बोल नहीं पाते और उनको जो है वो हाथ की मूवमेंट करने में प्रॉब्लम है, उनके जॉ लॉक्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, या फिर उनकी कंडीशन इतनी सीवियर होती है कि वो सिर्फ आँखों के ज़रिए बात कर सकते हैं, उनके लिए ये जो ब्लिंकिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम लगा और इस प्रोजेक्ट का ख्याल कैसे आया? हमारे साथ दोनों स्टूडेंट्स भी मौजूद है, तो आपसे मैं पूछूंगी कितने दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, फीडबैक कैसा रहा? हाँ, बेसिकली हम लोग का ये प्रोजेक्ट जो होता है वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट होता है, हम लोग को कंप्लीट करना होता है, कोर्स प्रोजेक्ट जो होते हैं। 3 to 4 मंथ्स हम लोग को लगे थे इस पूरे प्रोजेक्ट की टेस्टिंग से लेकर रिसर्च से लेकर पूरा जो भी काम था इसके अंदर हम लोग को 3 to 4 मंथ्स लगे थे टोटल बनाने में। फिर हम लोग का ये प्रोजेक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हुआ इंटरनेशनली, तो फीडबैक तो हम लोग का बहुत बेहतरीन मिला। हम लोग को वहाँ पर भी जो जजेस थे, जो जूरी थी, उन्होंने हम लोग को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया, सब कुछ हम लोग को बताया कि आप लोग का प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है लोगों के लिए। ये इंटरनेशनली भी उन लोगों को बहुत पसंद आया था हमारे प्रोजेक्ट। सही। हिबा, आप बताएं ज़रा कितने अटेम्प्ट्स के बाद सक्सेसफुल हुए थे? सही काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद हम लोग सक्सेसफुल, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोजेक्ट बनाने में टाइम तो लगेगा। और आई ब्लिंकिंग की अगर हम बात करें तो जो मतलब 2 लोगों की आई ब्लिंक वो डिटेक्ट कर रहा था, वो 3rd पर्सन की नहीं कर रहा था। हाँ, तो वही ना, ये बड़ा मसला होता है। हाँ। तो थोड़ा सा उसमें इशू आ रहा था क्योंकि उन्हें यूज़ करना भी नहीं आ रहा था। एक हमारे पास वो हम नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। तो काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद फिर हम लोग लेकिन सक्सेसफुल हो गए अपने प्रोजेक्ट में, और फिर इंटरनेशनली भी जाहिर है हम लोगों ने वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया, प्रेजेंट किया, तो फिर काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला और हम सक्सेसफुल ही रहे। माशाल्लाह से 2nd पोजीशन माशाल्लाह। हाँ, तो चलिए जी, ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो काम करके आए, दोनों स्टूडेंट्स हैं। दुआ, आप थोड़ा सा ऐड ऑन करें कि आपकी मतलब आप इस प्रोजेक्ट में शामिल हुई थी, क्योंकि ये होता है ना जब बैच टू बैच आप मुख्तलिफ बैच
को कोई प्रोजेक्ट मिलता है और वो अपने सेमेस्टर में उसको कंपाइल करना चाह रहे होते हैं, तो जो दूसरे वाले बैच होते हैं ना, उन्होंने बड़ी गहरी नज़र रखी हुई थी कि जी ये जो बैच ए है ये क्या बनाने के लिए जा रहा है, ये क्या करने के लिए जा रहा है। तो जब ये प्रोजेक्ट कंपाइल हो गया, आप लोग होके आ गए, उसकी एग्जीबिशन हो गई, प्रेजेंट कर लिया, क्या रिएक्शन था दोस्तों का, फैमिली में, सबका कि भाई वाह आपने ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर बनाया? फैमिली का और फ्रेंड्स का तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रिएक्शन था। वो लोग टोटली यही कह रहे थे कि मतलब लाइक तुम लोग का तो बहुत ही कोई अच्छा प्रोजेक्ट बन गया था। सही। और इस तरीके से था कि जैसे फैमिली का रिएक्शन तो हम पूरी फैमिली बहुत खुश हुए थे। उनको बस ये था कि आपने प्रोजेक्ट तो बनाया लेकिन आप पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हो पूरी दुनिया में। तो सब लोग को इस चीज़ की तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, खुशी थी कि आप लोग जो मुझे सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई कि हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है, उसका कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, उसे बना लिया गया है। अब देखना ये कि आगे ये कितना ज़्यादा जो है आप लोग इसको परस्यू करते हैं, आगे कितना ज़्यादा ये कॉमन होता है और कितने लोगों के काम आता है। जी हसन। इसमें हमारी यूनिवर्सिटी में असल में सलीम हबीब यूनिवर्सिटी का विजन ही यही है। जो हमारे चांसलर डॉक्टर एरम आफाक साहब हैं वो, और जो हमारे वाइस चांसलर रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन हबीब, इन सब का बहुत, और हमारे डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर ज़ीशान साहब, इन सब का बहुत कंट्रीब्यूशन है, इसमें सपोर्ट है। उनका विजन ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को शुरू से ही ये एक्सपोजर देते हैं कि वो कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करें, रिसर्च कल्चर को जो है वो उसको फैसिलिटेट करें, उसका पार्ट बने, और फिर इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, इस तरह के फॉरम से पार्टिसिपेशन के बाद ही उनका एक जो रिफाइन वर्क है वो सामने आता है और फिर डिफरेंट प्रोसेस से निकल के चीज़ जाती है। तो अभी इन्होंने एक और इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान मेड मूवमेंट के नाम से, जिसमें हम यूजुअली ये बेसिकली पाकिस्तान में मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा। ठीक है, और यहाँ पे उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। सही। तो अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर जो मेडिकल डिवाइसेस हैं क्लास ए और क्लास बी की एटलीस्ट कम से कम, उनको हम यहाँ पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। कहीं कहीं हो भी रही है बट उसको एक लार्ज स्केल के ऊपर हम लेकर चलें, और ताकि यहाँ पे हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको इंडस्ट्री भी मिले। जब इंडस्ट्री होगी तो ज़ाहिर उनकी एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी बढ़ेगा। तो पाकिस्तान मेड मूवमेंट के अंदर ये प्रोजेक्ट शामिल है। इसमें हमारे पास बहुत से डिफरेंट जो है वो इदारे इसमें हमारे साथ शामिल हैं, और इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके चल रहे हैं। और आप देखेंगे जल्द के पाकिस्तान में तकरीबन ये जो 2 बिलियन का गैप है जो हम मेडिकल इंडस्ट्री को हम जो इम्पोर्ट करते हैं, अगर वो लोकली इंडिजनाइजेशन पे आ जाए तो ये गैप बहुत ईजिली रिड्यूस हो सकता है। ये गैप फिल करने की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि वी नीड मेडिकल इक्विपमेंट्स, हमें ये चाहिए इक्विपमेंट्स, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि अगर कहीं से कोई इक्विपमेंट शॉर्ट है तो किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अगर ये हम खुद बनाने लगेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा, अभी आप लोगों का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, क्या सोचा है, क्या विजन है कि अभी चलें ये तो हो गया ब्लिंकिंग सॉफ्टवेयर, अभी नेक्स्ट कुछ नया इनोवेटिव क्या करने जा रहे हैं? अभी इसमें हम डिफरेंट इसको AI के थ्रू लिंक कर रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट की फर्दर अभी आगे एक्सटेंशन है जिसमें इसको हम AI के थ्रू लिंक करके उसको मज़ीद और सोफिस्टिकेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये, दूसरे कि हम डिफरेंट जो बायोमेडिकल डिपार्टमेंट है हमारा, वो डिफरेंट स्ट्रीम्स के ऊपर इस वक्त प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसमें रोबोटिक्स भी शामिल है, उसमें प्रोस्थेटिक्स जो होते हैं वो शामिल हैं, उसमें जो है वो बायो मटीरियल्स एंड इम्प्लांट शामिल हैं कि जो बॉडी में हम इम्प्लांट्स करते हैं तो मटीरियल हम यहाँ पे उसके इंडिजनाइजेशन कर सकें। जो इम्प्लांट्स होते हैं, बोन फ्रैक्चर हो जाती है उसके इम्प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट इम्प्लांट्स होते हैं, पेस मेकर्स हैं, डेंटल इम्प्लांट्स हैं, तो उनको हम यहाँ पे जो है वो उस तरफ हम जा रहे हैं। और रीजनरेटिव मेडिसिन का पूरा एक एरिया है, तो ये वो तमाम एरियाज हैं जिस पे इस वक्त अभी हम जो है वो डिपार्टमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये हमारे करंट रियल वर्ल्ड चैलेंजेस भी हैं। ये हमारे करंट चैलेंजेस भी हैं। अच्छा, आप लोग पेशेंट्स को या जो मसाइल हैं लोगों के, उनको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं, उसके ऊपर ब्रेन बिल्डिंग कर रहे होते हैं कि भाई वी हैव टू मेक दिस और वी आर गोइंग टू डू दिस। अभी हम इस तरह से ये प्रोजेक्ट बनाते हैं सर्टन काइंड ऑफ लोगों के लिए जो पैरालाइज हैं, सर्टन काइंड ऑफ लोगों के लिए जो कि ट्रॉमा में है, सर्टन काइंड ऑफ लोगों के लिए जिनसे जो है वो हाथ की मूवमेंट नहीं होती या जो चल नहीं सकते। ये किस तरह से आप लोग ब्रेन बिल्डिंग करते हैं? देखिए, इसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रीम्स में, जैसे रोबोटिक्स एक अलग फील्ड है, इस तरह से मॉडलिंग एंड सिमुलेशन एक अलग एरिया है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि इस वक्त मार्केट में करंट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, अभी बहुत सारी एडवांसमेंट्स होना बाकी हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको जो प्रॉपर सुन नहीं पाते, जो समझ नहीं पाते, जो मतलब यानी अगर आपकी आवाज़ उनके कानों के पर्दों तक जा भी रही है तो उसको समझ के प्रोसेस नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ इन्वेंट करना चाह रहे हैं? इसमें अभी जो सुन नहीं सकते उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट है जो होता है, बहुत एक्सपेंसिव है,
तो उसकी तरफ अभी हम इसके ऊपर काम करने के लिए भी इसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी इस पर अभी बात हो रही है इसके ऊपर कि हम किस तरह कॉकलियर इम्प्लांट को यहाँ पे डिज़ाइन कर सकें ताकि जो है वो एक जो मिडिल क्लास तबका है वो उसकी रीच में भी ये चीज़ आ जाए। और इसमें भी हम ये डिफरेंट जो इदारे उनके साथ हम अपने आप को एफिलिएट जो है वो हो रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे कि जल्द, जो मैंने अभी पाकिस्तान में मूवमेंट का जिक्र किया है, तो ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ही यही कि एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, लोकल इंडिजनाइजेशन ऑफ द मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो हम सिर्फ ना बना के यहाँ पे इस्तेमाल करें बल्कि हम बना के इसको बाहर ममालिक में भी जो है वो इसको एक्सपोर्ट करें। तो इसलिए होगा कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप और स्टेबल होगी। बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डेवलप होगी, फिर हमारी प्रोडक्ट जब बाहर जाएगी तो डेफिनेटली फिर हमारा जो मुल्क है वो तरक्की करेगा, उसका नाम होगा। दुआ हिबा, आप दोनों बहुत ज़बरदस्त ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं ना कि भाई हमने प्रोजेक्ट बनाया, इतना टाइम लगा, अभी नेक्स्ट क्या विजन है, नेक्स्ट क्या प्लान है कि भाई अब ये बनाना है प्रोजेक्ट? हम लोग का फ़िलहाल अभी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हम लोग का लाइनअप है जिसके अंदर हम लोग जैसे कि वुमेन सेंट्रिक जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हिस्टेक्टमी एक बड़ा प्रोसीजर है, रिमूवल ऑफ यूट्रस, उसके ऊपर फ़िलहाल हमारा काम चल रहा है इंशाल्लाह। उसके ऊपर क्या कुछ ज़रा डिस्क्लोज तो करें, आप लोग क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर? जी, उसके ऊपर हम लोग का बेसिकली एक सिमुलेशन डिवाइस हम लोग बना रहे हैं। सिमुलेशन डिवाइस जी, बेसिकली जैसे कि आपका जो VR ग्लासेस होते हैं उसके अंदर हम लोग एक सॉफ्टवेयर इस तरीके का बना रहे हैं कि हम लोग जो जैसे जिस कैडेवर्स होते हैं या पेशेंट्स के ऊपर डॉक्टर्स को सर्जरी की प्रैक्टिस ना करनी पड़े, हम लोग एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि लाइक वो AR ग्लासेस होते हैं फॉर डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स के लिए एक प्रैक्टिस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसके अंदर जैसे कि डॉक्टर्स को डायरेक्ट जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनको प्रैक्टिस करने के लिए कोई डिफरेंट बॉडी यूज़ ना करनी पड़े, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव बहुत होता है कि आप जो हो लाइक जो ऑलरेडी सिमुलेटर्स हैं उनके ऊपर वर्क करो या फिर क्योंकि वो भी बाहर से इंपोर्ट होते हैं। सही। तो हम लोग ऐसा बना रहे हैं जिसके अंदर वो खुद ही सॉफ्टवेयर के थ्रू ही वो उसको स्पेसिमेन समझ के जो है वो सिनेरियो क्रिएट करेगा, डाइसेक्ट कर सकें, उसके ऊपर सीख सकें, उसका ट्रीटमेंट कर सकें। आप लोग ये करना चाह रहे हैं, हॉलोग्राम होगा। जी जी सही, वो हॉलोग्राम टेक्नोलॉजी टाइप है। हिबा जी वो दरअसल सिनेरियो खुद ही क्रिएट करेगा और उस पर आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि आप जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पॉइंट्स के हिसाब से पता चलता रहे और वो फीडबैक भी देगा अगर कोई प्रोसीजर गलत हो रहा है, कोई प्रोसीजर तो वो आपको अगर आप कहीं ऐसे गलत कर रहे हैं, व्हाट्सएप आपका कहीं जा रहा है गलत, कोई वेन अगर आप गलत कट करने की कोशिश कर रहे हैं, हॉलोग्राम टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ठीक है, तो वो आपको गाइड करेगा कि यू हैव टू डू दिस, आप ये लेटरल पे चले जाएं या फिर आप पोस्टीरियर पे चले जाएं, इन्फीरियर पे चले जाएं, राइट। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी, तो ये तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें मैं ये बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा कि अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सिर्फ ये नहीं है कि हमें पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच पे काम करना है, वो कहीं ना कहीं पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच में ही आ जाएगा। दूसरी तरफ जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, प्रोसीजर्स करते हैं, तो उनको इस वक्त करंट प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें डिफरेंट मैनिकिन्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो उस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। नाउ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग शिफ्टिंग टुवर्ड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसमें फिर हम AR VR की तरफ जा रहे हैं, फिर मिक्स्ड रियलिटीज़ हैं, एक्सटेंडेड रियलिटीज़ हैं, उस पर हम इसको स्विच कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जो आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत ईजी हो जाएगी, प्रैक्टिस बहुत ईजी हो जाएगी, फिर कॉस्ट इफेक्टिव है और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो भी एक तरह का एक बॉदर कर रहे होते हैं ना कि अगर आप किसी और के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा सा आप भी हेजिटेट करते कि नहीं कुछ गलत ना हो जाए, या हम फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डू दिस, तो उसके लिए ये मच बेटर जो है वो टेक्नोलॉजी है जो कि ये लोग बनाना चाह रहे हैं। ये मतलब सोच लिया है, पाइपलाइन में है, ये कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, जरा ये बताएं। हमारा हाफ तकरीबन हो चुका है और इंशाल्लाह दिसंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे ये भी प्रोजेक्ट हमारा जो है। अच्छा, कब तक कंप्लीट कर लेंगे? दिसंबर तक। दिसंबर तक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आसानी है और मेरे ख्याल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोजेक्ट को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि जितने भी मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? ये दरअसल हमने ना इंटर्नशिप की थी AKU में। अच्छा। तो वहाँ पर हम लोगों ने VR पर काफ़ी वहाँ पर ऐसी सिमुलेशंस होती रहती हैं, तो वहाँ से हमें आइडिया जनरेट हुआ कि हिस्टेक्टमी का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हमने सोचा क्यों तो होना चाहिए ऐसी
सर्जरी की तरफ जाएं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट उसको वर्चुअली जो है वो इम्प्लीमेंट करके लोग जो है वो देख सकते हैं, जो सीख रहे हैं वो वर्चुअली सीख सकते हैं इन शॉर्ट। तो ये सारी जो है वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में अब आने वाली हैं और ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैसेज जो है वो आप दे दीजिए हसन। मैसेज में है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी, तो रिसोर्सेज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं, बस हमें सपोर्ट रिक्वायर्ड है फ्रॉम द गवर्नमेंट, सपोर्ट रिक्वायर्ड है फ्रॉम दी जो दूसरे डिफरेंट इदारे हैं, जो रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं, ड्रैप हैं, HTAPs हैं, जो मेडिकल इंडस्ट्री में जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल फोरम पे, कि उनके साथ ऑलरेडी हमारा जो है वो पाकिस्तान मेड मूवमेंट चल रहा है। और बस ये कि सपोर्ट के साथ, बिकॉज टीम वर्क, तो कंट्रीब्यूशन सपोर्ट के साथ हमें इसको आगे लेके चलना है, तो हेल्थ केयर सेक्टर में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वी कैन बिल्ड इट एट फॉर। बिल्कुल, आई होप कि ये ड्रैप और HTAP जो है दे विल सपोर्ट यू। चलिए जी, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। हिबा हमारे शो पे आई, दुआ हमारे शो पे आए, हसन जो है फैकल्टी मेंबर हैं और लेक्चरर भी हमारे शो पर आए, और ज़बरदस्त पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट मौजूद है। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, अब जब हम बात कर रहे थे ना कि कोई चीज़ इन्वेंट हो रही है या कोई चीज़ जो है उसका विजन दिया गया है या कोई चीज़ पाइपलाइन में या रेडी होकर आ गई है, तो ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात होती है। पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तानी स्टूडेंट को सपोर्ट करें, अपने टैलेंट को सपोर्ट करें। चलिए जी, यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और ज़बरदस्त टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ में रहना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। टॉपिक है जी सोशल एंजाइटी, और ये एक ऐसी एंजाइटी है जिसमें आप जितनी चीज़ों के नाम लेते जाए ना वो कम है। मतलब सोशल एंजाइटी आपको इस वजह से भी हो सकती है कि आपने कोई पिक्चर अपलोड की है और उस पिक्चर के ऊपर 2-3 बैड कमेंट्स आ गए। फिर सोशल एंजाइटी आपको इस वजह से भी हो सकती है कि आपने किसी और की फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर सर्च किया है और उसमें आपको लगा कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा आगे है। इस वजह से भी आप सोशल एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, आपकी अपनी नेचर की वजह से भी और कुछ लोगों की बातों की वजह से भी। ये तो सोशल मीडिया हो गया। अब घर में भी आपको सोशल एंजाइटी हो सकती है। वो इस तरह से हो सकती है कि बहुत सारे लोग जिस लाइफस्टाइल के साथ रह रहे होते हैं वहाँ पर बहुत सारी या तो सहूलतें होती हैं या फिर बहुत सारी सहूलत नहीं होती। किसी को सोशल एंजाइटी इस तरह से भी हो जाती है कि वो जब सोशली बहुत ज़्यादा मूव ऑन कर रहे होते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि लोग उनको उस तरीके से वैल्यूएबल समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो इन्फीरियर या सुपीरियर कॉम्प्लेक्स की वजह से भी सोशल एंजाइटी हो जाती है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है जी माइंड ट्रेनर है अरूसा मोहसिन उन्होंने, और इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब जो कि सीनियर साइकोलॉजिस्ट भी हैं। दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं सोशल एंजाइटी के मेन कॉजेज़ क्या हैं? देखिए, कॉजेज़ तो बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ। बल्कि मैं एक जनरल बात करूं कि नफ्सियाती जितने मसले हैं, साइकियाट्रिक इश्यूज़ हैं या बीमारियां हैं, उनकी लगभग 2 ही कॉजेज़ होती हैं। एक जनरल बात अगर करें कि जेनेटिक कॉज होती है, हाँ। कि मौरूसियत है, ख़ानदान में है, हाँ। उसकी जीन्स हैं, और एक इन्वायरमेंटल कॉज होती है, माहौलियाती असर होता है कि उसके हालात कैसे रहे हैं, अभी कैसे हैं उसके हालात, बचपन में कैसे रहे हैं, क्या क्या उसने फेस किया है। तो ये दोनों चीज़ें मिल के 50-50 कर लें आप, 50-50 मिल के किसी भी बीमारी को बनाती हैं। और सोशल एंजाइटी भी के भी यही 2 कंपोनेंट्स होते हैं कि उसका एक जेनेटिक कंपोनेंट होता है और एक इन्वायरमेंटल कंपोनेंट होता है। सही। अच्छा, अब अरूसा भी हमारे साथ है। अरूसा, ये बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट सोशल एंजाइटी स्पेशली ख़वातीन में किस वजह से होती है? देखें, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। जैसे घर की बात करते हैं तो अपने घर वालों को, हस्बैंड हो गया, बच्चे हो गए, उनको पालना, और रोज़मर्रा की जो इश्यूज़ होते हैं उसके साथ साथ लोग क्या कहेंगे, और सोसाइटल प्रेशर आ जाता है। वर्क लाइफ, अगर वो औरत काम कर रही है तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा, फिर लोगों का इनपुट आता है कि ये आपको ज़रूरत क्या है काम करने की, फिर वो एक प्रेशर आ जाता है, या 100 बातें और हो जाती हैं घर में। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं कल ही बात कर रही थी, मेरी ट्रेनिंग में आई थी एक, मतलब औरत है, बच्ची है, वो अभी उसकी एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ है। अब बार बार उसको एंजाइटी हो रही है क्योंकि सास और घर वाले दूसरे उसको बार बार वो प्रेशर दे रहे हैं कि तुम अपना काम छोड़ दो, काम का क्या फ़ायदा है। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं इसके। फिर ये तमाम चीज़ों की वजह से जो घर में असर पड़ रहा होता है, क्योंकि अब वो बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि बच्चे को वो सही से देख नहीं पा रही है। फिर हस्बैंड
वो बैलेंस नहीं कर पा रही इन सब चीज़ों को। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार होती हैं और उनके घर में जिस तरीके से वो हैंडल करती हैं अपने घर वालों को, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है और ज़ाहिर है घर पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वो पूरा घर का माहौल ही ख़राब हो जाता है, डिप्रेसिव माहौल हो जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं मिसमैनेजमेंट भी हो जाती है और बहुत सारे लोग मैनेज भी नहीं कर पा रहे होते, इस वजह से भी वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल जाहिर है, टाइम मैनेजमेंट हो गया आपका, आप सही से बैलेंस नहीं कर पा रहे, अपने वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से मुख्तलिफ इश्यूज आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जिस तरह से भी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि ये बचपन के कुछ ट्रॉमा से भी जुड़ी होती हैं कुछ चीज़ें, और ये इसलिए जुड़ी होती हैं कि अब अगर किसी का बचपन अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं गुजरा या बहुत ज़्यादा पॉवर्टी उसने देखी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात उसने देखी, तो जब वो अब बड़े होके उस एडल्ट जोन में आके जब वो लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं दूसरे पैरामीटर से ना, तो उनके अंदर सोशल एंजाइटी इंक्रीज हो जाती है कि वो आगे जाके भी बहुत सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे होते और उनका जो चाइल्डहुड है वो भी उसी सर्कमस्टांसेस में गुजरा होता है। तो यहाँ आके एक तरह का ना थिंकिंग क्लैश आ जाता है, तो फिर वो आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव चलना शुरू हो जाता है। ठीक बात है। इसमें दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक तो ये कि एंजाइटी और डिप्रेशन कि जितनी भी बीमारियां उनकी सब टाइप्स हैं वो खवातीन में डबल होती हैं। यस, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सही। अगर दो बहन भाई भी हैं, उनको एक जैसा माहौल मिला है, एक जैसी उनकी जेनेटिक्स है, फिर भी औरतों में ये बीमारियां डबल हैं। इसी कई रीजंस हो सकती हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि माहौल में औरतों को ज़्यादा डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, मर्दों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, और ये भी हो सकता है कि जेनेटिकली ही जब बाज़ फैमिलीज में जो है वो डोमिनेंट होते हैं मर्द ज्यादा, खवातीन को थोड़ा सा वही मतलब है ना कि औरतों को डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं, मर्दों को डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं। और इसका ये भी हो सकता है कि जेनेटिकली ही औरतों के, जाहिर सी बात है, उनकी फिजियोलॉजी उनकी बॉडी डिफरेंट है मर्दों से, अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं, जो हार्मोन्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो वो जेनेटिक्स भी उसकी जिम्मेदार हो सकती है। बेसिकली अननेसेसरी प्रेशर एक औरत पे आ ही जाता है, एक लड़की पे आ ही जाता है। मिसाल के तौर पे अगर वो छोटी है तो दो भाई बहन बैठे हुए हैं तो बहन के ऊपर प्रेशर होगा कि वो आके किचन में काम करे, नहीं करेगी तो वो बुरी होगी, लेकिन अगर वही उसी का भाई नहीं करेगा तो इशू नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें ये बचपन से शुरू होता है और वहाँ से इतना प्रेशर कि वो जब इस काबिल बड़ी हो जाती है, अपने घर संभाल रही होती है, तो उसमें उसको इस तरीके से तस्वर किया जाता है कि तो नॉर्मल है, तुम हैंडल नहीं कर पा रही हो उसको, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, इसका मतलब तुम्हें ही नहीं आता घर चलाना। सही। तो ये एक लेबल लग जाता है एक औरत के ऊपर, क्योंकि उसको इतना ग्राइंड किया जाता है, बचपन से इतना ग्राइंड किया जाता है, you तो अब वो एक नॉर्मल सी हो गई है, नॉट मैनेज, यस, और ये आपके बस वो लेबल लगा दिया जाता है बाद में कि नाउ अब तुम नहीं कर पा रही हो इसको, मतलब दिस इज नॉर्मल। इसकी बेहतरीन मिसाल ये ना कि आप अगर किसी ट्रैफिक जैम में और ट्रैफिक स्टक हुआ हुआ है तो मतलब बिना सोचे समझे अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ है, कोई मेल है, कोई भी शख्स है, तो आपको ये कहता है भाई आगे को खातून होगी, इस वजह से ट्रैफिक जैम है। मतलब मतलब अपने जहन में पहले से इमेजिन कर लेते हैं कि भाई अगर ये ट्रैफिक जैम हुआ है या हॉर्न देने पे कोई गाड़ी मूव नहीं कर रही है, हाँ भाई देखो कोई खातून नहीं हो, मतलब ये एक पहले से वो थॉट प्रोवोक कर लेते हैं अपने दिमाग में, तो दूसरों को भी वो कह रहे होते हैं। और अगर वाकई वो खातून निकल आए तो बस फिर वो कहते देखा वी वर 100% राइट कि ये खातून ही है। और ये प्रेशर सिर्फ ये नहीं है कि हाउस वाइफ्स पर होता है या घर में रहने वाली खवातीन पर होता है, ये हर वर्किंग विमेन पर भी होता है, चाहे वो टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, वो जिस शोबे में भी काम करती है, कोई ना कोई सोशल प्रेशर, एंजाइटी से वो गुजर रहे होते हैं। अब इसको ओवरकम करने का तरीका क्या है? मतलब एक खातून है जो कि हाउस वाइफ है, वो सुबह शाम काम कर रही हैं, मतलब थ्रू आउट वो रात में भी खाना पका रही हैं, दिन में भी वो खाना पका रही हैं, सुबह वो अपने बच्चों की टेक केयर कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। अब उनको एक सोशल एंजाइटी है, एंजाइटी ये है कि काम तो मैंने ही करना है, एंजाइटी ये है कि भाई और तो कोई है नहीं, ये तो मेरा ही काम है, लेकिन क्या है कि वो अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हो रही हैं, थॉट बढ़ रहा है कि भाई मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर पा रही, अच्छा मेरे पास टाइम था लेकिन मुझे तो ये करना पड़ रहा है तो मैं ये सारा कुछ नहीं कर पा रही। तो रेग्रेट्स प्लस एंजाइटी प्लस वो जो रूम ना मिलना, यानी कि आगे बढ़ने का कोई चांस ना मिलना, या अपनी कोई एक्टिविटी ना होना, या किसी खातून के पास उसका अपना मी टाइम ना होना, ऐसी खवातीन किस तरह ओवरकम कर सकती हैं? अच्छा देखिए, एज अ साइकियाट्रिस्ट, एज अ डॉक्टर, हम इसको लेवल्स में डिवाइड करते हैं। एक तो पहले सब क्लिनिकल लेवल कि उसका एंजाइटी है, मसला है, मगर इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसको हम बीमारी कह सकें, सही, उसको सब क्लिनिकल कहते हैं। उसका इलाज, उसका हल मुख्तलिफ होगा। अच्छा, फिर हम क्लिनिकल में भी आ जाएं तो उसमें भी माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, वेरी सिवियर है।
तो उन तीनों के इलाज मुख्तलिफ होते हैं। अगर सब क्लिनिकल है या माइल्ड है उसकी तो क्या उसको हम साइकोथेरेपी करेंगे। अच्छा, उसके जो भी इरिटेंट्स हैं, जो भी स्ट्रेसर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। राइट। वो कुछ भी हो सकता है, वो सास भी हो सकती है, वो शौहर भी हो सकता है, वो बच्चे भी हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि हर बंदे का बर्दाश्त करने का जो पैमाना होता है वो मुख्तलिफ होता है। सही, ठीक है, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर, वो उसके खुद के नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं। नेगेटिव एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं है, उसका ख्याल में सोच ही गलत रही है। ब्रेन पे ये बात भी तो असर कर सकती है ना कि अभी आपने जाना है बाहर से, ऑटो लेना है, फिर ऑटो पता नहीं कितनी देर में मिलेगा, तो ये जो छोटे छोटे जो कहते हैं ना कि माइनर से थॉट्स होते हैं, ये भी मिलके आपको एंजाइटिक बना रहे होते हैं, आपका मूड ऑफ कर रहे होते हैं। बिल्कुल नेगेटिव कॉग्निशन कहते हैं, जो सीबीटी बड़ी मशहूर है, सुना होगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। वो दरअसल काम इस पे करती है, नेगेटिव इमोशंस पे। फर्ज करें आप मेरी दोस्त हैं, मैंने आपको बुलाया कि यार दावत है, तुम जरूर आना, और आप नहीं आई। अब मुझे ये ख्याल भी आ सकता है कि यार देखो सबा जो है ना, ये हमेशा से मुझसे नफरत ही करती थी, जलती थी, जब भी नहीं आई। मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, नेगेटिव इमोशन है ना, नेगेटिव इमोशन। मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि यार कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई मसला तो नहीं हो गया। केयरिंग इमोशन भी हो सकता है, किसी केयरिंग या पॉजिटिव इमोशन हो सकता है। तो अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो मैं डिप्रेस नहीं होऊंगा, मुझे एंजाइटी नहीं होगी। अगर मैं नेगेटिव सोचूंगा तो मेरी एंजाइटी बढ़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कई वजूहात हो सकती है एंजाइटी। तो सब क्लिनिकल हो, माइल्ड हो, साइकोथेरेपी से हल किया जा सकता है। मगर मॉडरेट टू सीवियर हो जाए तो फिर दवाई देनी भी जरूरी हो जाती है। अच्छा, दवाई देनी जरूरी है। तो अच्छा, सिर्फ थेरेपी मॉडरेट या सीवियर अगर सिम्टम्स हो तो उसमें क्या कंडीशन हो जाती है उरूसा? क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इन लोगों के, जो आपके पास पहला पेशेंट आता होगा, आप उससे पहले सेशन में बात करने के बाद आप जज कर लेती हैं कि भाई ये साइकोथेरेपी वाला सेगमेंट है, इनके साथ वही हो सकता है सेशन, या अगर इससे सीवियर है तो फिर क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, सीवियर होता है तो फिर तो सीधा हम साइकेट्रिस्ट के पास, बिकॉज़ दवाइयाँ देनी पड़ती है ना, फिर तो उसके अलावा इलाज नहीं है। तो वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, वो तो फिर मैं आगे रिकमेंड कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ पे हम आते हैं उन पेशेंट या उन लोगों के जिस पे आप थेरेपी कर सकते हैं और आप काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है, तो चंद चीज़ें हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को तब्दील करके बेहतर बना के आप इस कैफियत से निकल सकते हैं या बेहतर बना सकते हैं अपने आप को। मिसाल के तौर पे जैसे कि आप 15 से 20 मिनट रोज़ वॉक पे जाइए, ठीक है। ज़्यादातर बेहतर है पार्क में जाएं, वेयर देयर इज ग्रीनरी अराउंड, नेचर अराउंड, यू फील गुड ओवर देयर। अ लॉट ऑफ थॉट्स दैट कम, जो बहुत सारी सोचें हमें आती हैं थॉट्स, जब हम वॉक करते हैं ना तो ऐसा महसूस होता है आपको अलाइन हो रही हैं सारी सोचें, आप जल्दी स्किप हो रही होती है। हाँ, अगर आप सोच भी रहे वॉक करते हुए तो वो आप स्किप कर रहे होते हैं। बेसिकली आप सॉर्टेड आउट कह लें, और लफ्ज़ सॉर्ट आउट बेहतर तरीके से हो जाते हैं अपनी सोच वाइज, ठीक है। वो कर लें, सुबह को उठें, अगर हो सकता है तो योगा कीजिए। अच्छा, और आजकल कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर ऑन यूट्यूब, यू कैन जस्ट स्विच ऑन, पुट ऑन अ वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग सम सर्टेन ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सही है, ये वो चीज़ें हैं जो फ्री में हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन मसला सारा ये है, हम टाइम नहीं निकालते अपने लिए। हम डॉक्टर पे जाना है तो हम एक ख़ास वक्त पे मुकर्रर होगा कि यार हमने लॉक कर लिया कि 3 से 4 बजे हमें डॉक्टर क्या जाना है। मैं अभी भी बोलूँगी किसी को जाएं आप साइकेट्रिस्ट के पास, दे कैन गो देयर, ठीक है। लेकिन अपने लिए वक्त निकालना, आप 3 से 4 अपने लिए वक्त निकाल दो, कौन निकालेगा? कोई भी नहीं निकालेगा। क्यों? जब आप अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल रहे, व्हेन यू आर नॉट पुटिंग इन दैट एफर्ट ऑनटू योरसेल्फ, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप ये। और उसे ये मी टाइम की जो इम्पोर्टेंस है ना, लोगों में कैसे इसकी अवेयरनेस दी जाए कि आपके लिए आपका जो मी टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम तवक्को दूसरों से करते हैं, बात सारी है, सारी जिंदगी इसमें गुजर जाती है कि कोई दूसरा आएगा तो मैं खुश होंगी, वो मेरी जिंदगी में आएगा तो मैं खुश होंगी। आप पहले खुद तो खुश हो, पहले खुद तो अंदर झांको, पहले खुद तो वक्त स्पेंड करो अपने साथ। मैं सिर्फ ये एक जुमला कहती हूँ, अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपने एक दिन में 5 से 10 मिनट अपने लिए नहीं निकालता ना, आपकी ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है। लीव इट, यू कैन नॉट डू इट। 5 से 10 मिनट भी अगर तुम नहीं निकाल सकते अपने ज़िंदगी में, फ़ायदा क्या है? फिर ये काम छोड़ो, सब छोड़ो, फ़ायदा क्या है? अभी कल ही मेरे पास एक शख्स बैठे हुए थे, उनसे गुफ्तगू हो रही थी, तो आंखें बिल्कुल लाल, ठीक है, और उस वक्त बज रहे थे रात के 8 बजे, ठीक है। और वो आए, मुलाकात करनी थी उनको अर्जेंट, और यकीन करें वो कह रहे हैं मैं अभी काम से आया हूँ और मैं अभी भी मुझे वापस जाना है। अच्छा, मैंने कहा फ़ायदा क्या है ऐसी ज़िंदगी का? सही, सोए नहीं है वो बंदा, 2 घंटे 1 घंटे बस सोता है,
ओह गॉड, आपकी स्लीप पैटर्न जितना अफेक्ट करते हैं, इवन एंजाइटी में आपको क्यों है, आपकी लाइफस्टाइल खराब हुआ है। हाँ, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप हेल्दी हैबिट्स नहीं है आपकी लाइफ में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्किंग सो मच when you know health is what matters, right? By the end of the day, आज से जो आप काम कर रहे हो 20-30 साल के बाद, आप अगर ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे आप एक स्ट्रेचर पे लेटे हुए हो, तो फायदा इतना काम करने का। तो पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं और वर्क लाइफ बैलेंस रखें, ताकि आपको ये जो एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, यू फीलिंग एज इफ यूर लोनली, सॉर्ट आउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स बस जस्ट बाय चेंजिंग सर्टेन हैबिट्स। आपने अपनी सर्टेन हैबिट्स चेंज करनी होती हैं और फिर आप खुद देखते हैं कि आपका लाइफ स्टाइल जो है ना बहुत तेज़ी के साथ चेंज होता है। एक्चुअल में सारा मसला ये होता है कि आपका इंटेंशन, आपका थॉट, ये मिल के ना आपका मूड क्रिएट करते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में इस वजह से कभी नेगेटिव इमोशन आ रहा है, कभी पॉजिटिव इमोशन आ रहा है, कभी वो क्या कर रहे हैं कि 2 घंटे नेगेटिव सोच रहे हैं, फिर वो उस नेगेटिव इमोशन को ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, फिर सडन वो क्या होता है कि ये जो मिक्स हो जाता है ना, ये जो मिक्स इमोशन होते हैं ये क्रिएट करते हैं मूड स्विंग्स, और उसके बाद इन दी एंड, इन दी रिजल्ट आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। मतलब यू क्वाइट यू नो एंजाइटिक, और आप बहुत ज़्यादा एंग्री रहने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं, या आपकी कंप्लेंट्स जो हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। छोटी छोटी बातों पे आप ज़्यादा कंप्लेनिंग हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे आप ज़्यादा शिकायत करने लग जाते हैं। इधर आप अपने ऑफिस में हो, घर में हो, स्कूल में हो, प्लेग्राउंड में हो, आपको थोड़ा सा भी अगर कोई कुछ कह देगा ना तो आप बहुत एंजाइटिकली उसको बिहेव करते कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो ये सब आपका जो ब्रेन है ना, हाँ, ये परसीव कर रहा होता है ये सारे इमोशंस। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव होता जाता है, नेगेटिव होता जाता है। हाँ, वो ये एक साइकिल चल पड़ती है। नहीं, वो यूजुअली ये होता है ना डॉक्टर साहब कि जब आप पॉजिटिव उस सूरत में आते कि आपको किसी ने कह दिया नहीं दिस इज टू मच नेगेटिव, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा, दर्द होता है तो उस टाइम पर फिर आप चेंज करते हैं अपना इमोशन। हाँ, देखिए मैं, आपने कुछ मुझसे बोला, मैंने उसको बहुत नेगेटिवली परसीव किया। हाँ, मैं हो गया चिड़चिड़ा और नफरत पैदा हो गया मेरे दिल में आपके लिए। हाँ, तो मैंने आपसे ऐसे थोड़ा सा बुरा रवैया किया, वो आपको बुरा लगा, आपने और बुरा कर दिया। ये एक साइकिल चल पड़ती है नेगेटिविटी की, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर होता है ना, अब घर में भी लड़ाई हो, दोस्तों में लड़ाई हो, तो कहते हैं उसने मुझे ऐसा कहा था, उससे आगे मुझे कहता है उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था। तो ये चल पड़ता है। अब इसको तोड़े कौन? ये तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत इमोशनल कैपेसिटी चाहिए होती है। कि इसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? सबसे पहले तो मेंटल एक्सरसाइज बताएं कि भाई क्या करना चाहिए लोगों को, अच्छा लाइफस्टाइल रखना चाहिए, घूमने फिरने जाना चाहिए, किस तरह वो अपनी सैडनेस को दूर करें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक तो उषा साहिबा ने जो बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि नींद, एक्सरसाइज और हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस जो है ये तो एब्सोल्युटली मस्ट है। सही, ये तो अंडरस्टूड है कि ये तो करना ही करना है। अच्छा, उसके अलावा मैं बात कर रहा था, आईक्यू होता है इंटेलिजेंस कितनी है बंदे में, कितना अक्लमंद है, कितनी चीजें उसको पता है। हाँ। एक होता है ईक्यू, इमोशनल रेगुलेशन कितनी अच्छी है उसकी, अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है, नहीं कर सकता, दूसरों के समझ सकता है, नहीं समझ सकता, तो उसको भी बेहतर होना बहुत जरूरी है। बल्कि आप इसको आम लफ्ज़ों में कह लें कि स्ट्रीट स्मार्ट। आपने देखा होगा, पढ़े लिखे नहीं है, इतना वो भी नहीं है, मगर स्ट्रीट स्मार्ट है। हाँ, तो समझ जाते हैं कि बंदा सेल्समैन जो होता है, हाँ, वो स्ट्रीट स्मार्ट, उसका ईक्यू ज्यादा होता है, आईक्यू नहीं। हाँ, तो समझ जाते हैं बंदा क्या चाह रहा है, मुझे उसी तरह बात करनी, उसी तरह से बात करनी, अपने इमोशंस को हैंडल करना, दूसरों के समझना और उसी तरह बिहेव करना जो है, ये भी एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कैपेसिटी होती है, क्योंकि हर शख्स में नहीं होती। लेकिन अगर किसी में ईक्यू भी हो, आईक्यू भी हो, और उसको पता ही नहीं हो कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है या मैं किस तरह अपने आप को इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो उनके इमोशंस भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहते हैं। तो एंजाइटी से दूर रहने के लिए सबसे पहले तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, नींद पूरी करें, अच्छा हेल्दी खाएं, नाश्ता करें, योगा करें, या जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आपको लगता है नहीं ये मेरे लिए ठीक है, मेरी बॉडी इसको बर्दाश्त कर सकती है, तो मैं इतनी इस हद तक एक्सरसाइज कर सकता हूँ, 15 मिनट नहीं मैं 5 मिनट वॉक कर सकता हूँ, मैं 10 मिनट वॉक कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपका लाइफ स्टाइल क्रिएट करती है। उसके बाद आप फिर खुद अपने टैलेंट को जो है ना डिटेक्ट करते हैं। आप खुद आप क्या हैं, आप इसका आइडिया करते हो, उसके बाद फिर आप अपनी पर्सनैलिटी लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं ना। आपको खुद नहीं पता कि आपके पास कितना टैलेंट है, आपको खुद नहीं पता कि आप कितना और ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए सोचने की थॉट इज़ अनलिमिटेड ना। तो अगर आप जितना ज़्यादा अच्छा सोचेंगे उतना आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। और ये एक रिसर्च है कि अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता भी है। और समहाउ ये आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस रूसा, कि जो लोग कहते हैं ना कि आपने अगर अच्छा सोचा तो अच्छा ही हो रहा है। बिल्कुल, बिकॉज बात सारी है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना,
जो हम तो अपने मज़हब में भी यही सुनते हैं कि भाई जैसा गुमान करोगे वैसा ही मिलेगा तुम्हें। तो बात सारी ये है कि आप क्या जहन में क्या सारा वक्त क्या तस्वुर करते हो, क्या सोचते हो, उस जो सोचते हो, जो सोच रहे हो आप, वही आपके बॉडी में वो केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट कर रहे हो वही चीज़ अपनी ज़िंदगी। इसी वजह से कहते हैं कि जो लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, जो लोग ख्वाब देखते हैं, तो वो एक्चुअली हकीकत भी उसको बना लेते हैं। कहीं ना कहीं वो हेल्दी हो जाता है, कहीं ना कहीं वो एक हकीकत बनी जाती है, आज नहीं तो कल। तो डू ड्रीम, बट ड्रीम एंड थिंक पॉजिटिवली सो दैट यू कैन ऑल्सो अट्रैक्ट थिंग्स इन लाइफ। बात है ना कि आप ख्वाब जरूर देखें लेकिन उसके ऊपर मेहनत भी करें ना, खाली ख्वाब आपने देखे ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है, बोल दिया, वरना हम ख्वाब ही देखते रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। दरअसल एक बात और है कि परसेप्शन बहुत मैटर करता है। हर चीज के दो रुख होते हैं, ठीक है? तो ये आपके ऊपर है कि उसको आप कैसे देखें। बारिश हो रही है, हम कहा यार कितना अच्छा मौसम हो रहा है, मजा आ गया बारिश में। अब ये कहते हैं यार बारिश हो रही है, सड़कें टूट गई, मुसीबत हो गई, बाहर नहीं निकल पा रहे। एक ही चीज हो रही है, परसेप्शन दो है। परसेप्शन दो। सही। अगर किसी मुल्क के लिए तालिबान की बात कर लें, अमेरिका के लिए वो टेररिस्ट थे और अफगानियों के लिए हीरो थे, फर्ज करें, तो एक चीज के दो परसेप्शन हो सकते हैं। सही। तो हर चीज को आप पॉजिटिवली सोचा जा सकता है। जैसे मैंने बारिश की मिसाल दी, कुछ लोगों के लिए नेमत है, मुझे बहुत पसंद है, हालांकि सड़कें टूट गई, आने जाने में मसला हुआ, मुझे फिर भी आई एंजॉय रेन सो मच, तो मुझे तो मज़ा ही आ रहा था। तो घर बच्चे बीवी वही कह रहे थे कि वो बारिश, सड़कें टूट गई, ये वो, ड्राइवर वगैरह सब शिकायत कर रहे थे। अभी आप वापस जाते हुए भी एंजॉय कर सकते हैं, दोबारा मौसम वैसे ठीक हो गया है। बारिश अभी हो रहा था बारिश बिल्कुल। हाँ। तो हर चीज़ के परसेप्शन बहुत मैटर कर रहा है कि आप उस चीज़ को परसीव कैसे कर रहे हैं। हाँ। और जब जैसे पहले मिसाल दी, अगर मैं ये सोचूं कि यार आप नहीं आ सकी क्योंकि आपको कोई मसला हो गया था, आप चाह रही थी आना, आप कितनी अच्छी इंसान है, तो आप पॉजिटिव सोचने से मैं भी खुश होऊंगा। अगर मैं खुद नेगेटिव सोचूंगा तो मैं डिप्रेस होता जाऊंगा। हाँ, चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे शो पर आए, डॉक्टर अब्दुल रहमान और रूसा हमारे शो पर आई। तो जनाब आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है। आज का शो आपको कैसा लगा ये बताना है आपने हमें हमारी सोशल साइट पर, और आपने अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियस 10।